हेलो डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं धनंजय सर आज आपको कक्षा 11 के मैथ की शुरुआत करूंगा। जैसा कि जानते हैं कि आप सब लोग हाई स्कूल पास आउट होकर आए होंगे, उसके पिछले कक्षाओं में आप कुछ मैथ्स के चैप्टर्स को पढ़े होंगे, जनरल चीजें वहां आपको बता दी गई होंगी। कक्षा 11 के पहला जो मैथ का हमारा चैप्टर है उसको हम समुच्चय के नाम से जानते हैं, अर्थात इंग्लिश में उसको हम नाम देते हैं सेट। सेट होता क्या है आप जानते हैं। मैथ के संपूर्ण ज्ञान के लिए हर तरह के हर क्षेत्र में इस समुच्चय का बहुत बड़ा योगदान होता है। गणित के सभी क्षेत्रों में समुच्चय का बहुत बड़ा योगदान होता है। फलन हो या सब फलन और संबंधन का सवाल हो, उसको समझने के लिए समुच्चय बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक उसी तरह ज्यामिति हुआ, कलन हुआ, प्रतिलोम प्रायिकता हुआ, इन सब में समुच्चय के अध्ययन का बहुत बड़ा योगदान होता है, अर्थात समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय का विकास कहां से हुआ, आइए इसको हम बताते हैं। सर्वप्रथम इसको जॉन कैटल ने त्रिकोणमिति श्रेणी के सवालों को हल करने के बाद परिचय अपना कराया था। अर्थात जब जॉन कैटल त्रिकोणमिति के फलन अथवा श्रेणी को हल करते थे तो उस समय उन त्रिकोणमिति श्रेणियों के हल के समय में जॉन कैटल के सामने समुच्चय आया था और तब जाके जॉन कैटल ने समुच्चय के बारे में अपना अध्ययन किया और अपनी जो भी उसके अध्ययन से जो भी थीसिस से जो भी चीजें निकल के सामने आई उन्होंने उसको दिया। हम सामान्य तरीके से कहते हैं कि समुच्चय एक तरह का वस्तुओं का वह समूह होता है जिसका सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित ढंग होता है, जिसका सुपरिभाषित सुव्यवस्थित ढंग होता है, जिसकी एक अपनी पहचान होती है। उनका संग्रह अगर हम कर ले उन वस्तुओं का तो उन सभी चीजों को हम समुच्चय की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप अगर एक चीज से लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम नंबर्स कुछ लिख ले, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इन नंबरों को हम देखें तो आपको एहसास होगा कि एक ऐसे नंबर है जिनका एक अलग पहचान है। इन नंबरों को हम शाब्दिक रूप से अगर कहें तो ये नंबर्स हमारे अभाज्य संख्याओं के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इसमें देखिए आपका एक 2 भी आया है, 2 भी हालांकि अभाज्य ही होता है। यह 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम सम अभाज्य कहते हैं। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, इसलिए अभाज्य संख्याओं में हम 2 को भी लेके चलते हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा यह अर्थ है कि इस नंबर का अपना एक पहचान है और उन नंबरों को जैसे कि हम कहें ये अभाज्य संख्याओं का समूह है, अर्थात अभाज्य संख्याओं के समुच्चय है। तो इन नंबरों का अपना एक विशेष महत्व है जिसे हम अभाज्य नंबर्स के नाम से जानते हैं, अर्थात उसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये सभी नंबर अभाज्य हैं। उसी तरह यदि हम कहें कि गांव में उन व्यक्तियों का समुच्चय जो कृषि से जुड़े हैं, गांव के उन व्यक्तियों का समुच्चय जो कृषि से जुड़े हैं। अब आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कृषि से जुड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खेती किसानी से जुड़े होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस से जुड़े होंगे। तो हमें केवल उन व्यक्तियों का समुच्चय रखना है जो कृषि करते हो, जो खेती किसानी करते हो, जो व्यवसाय करते हो, जो नौकरी करते हो, उनसे नहीं मतलब। आपने यहाँ एक परिभाषा या एक ढंग दे दिया कि हमें उन व्यक्तियों का समूह रखना है जो कृषि से जुड़े होते हैं। ये समुच्चय को समझने का एक बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर हम आपको एक और भाषा के रूप में कहें कि किसी स्कूल के उन बच्चों का समुच्चय जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, हमने डिफाइन कर दिया
कि स्कूल के केवल उन छात्रों का ही हमें संग्रह करना है जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं। तो पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में निर्धारित होगा कि कक्षा 8 के इतने बच्चे हैं, उनका ये नामांकन संख्या है, ये बच्चे हमारे कक्षा 8 के हैं। उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि उस स्कूल के छात्राओं का समुच्चय, यानी कि केवल हमें उन बच्चों को एकत्रित करना है जो छात्राएं हैं, तो उनका एक अपना परिभाषा हो जा रहा है, उनका एक ढंग हो जा रहा है, वो सभी हमारे समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। आगे समुच्चय के नोटेशन में, अब आगे हम समुच्चय के संबंध में कुछ पॉइंट है आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सेट थ्योरी के लिए हम किसी भी चीज को व्यक्त करते हैं। पहला हमारा दे रहा है भारत वर्ष के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो हमें उन सभी लोगों का संग्रह रखना होगा जो अब तक भारतवर्ष में राष्ट्रपति के पद पे आ चुके हैं। उन सभी व्यक्तियों का संग्रह हम रख लेंगे, वो एक समुच्चय का परिभाषा होगा। उसी तरह समुच्चय का उदाहरण होगा। उसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि सप्ताह के दिनों का नाम, तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, फिक्स है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई दिन नहीं होता है। तो ये हमारा सेट का एक उदाहरण हो जाएगा। भारत के नदियों का समुच्चय, भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उनकी संख्या निश्चित है, उनका समुच्चय हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में A-E-I-O-U 5 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं, तो उनका एक सेट हम बना सकते हैं। उसी तरह दे रहा है कि एक हमारे पास द्विघात समीकरण दे रहा है, x² - 5x + 6 दिया है। इसके मूल, अब इसके मूल आप कौन से होंगे, इसका जब हम फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर के बाद जो चीजें निकल के आएंगी वही इस पूरे समीकरण के मूल होंगे। अर्थात 2 और 3 ऐसे नंबर्स होंगे जो इस समीकरण के मूल होंगे। तो इस समीकरण के सेट को हम, अगर इस समीकरण के अवयवों को देखना होगा तो वो 2 और 3 होंगे। तो इस तरह हम समुच्चय को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आगे हमारे पास समुच्चय में कुछ ऐसे चिन्ह है या ऐसे अक्षर है जिनको हम अपनी भाषा के आधार पर या समुच्चय के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कैपिटल एन से डिफाइन करना होगा, तो कैपिटल एन अगर कहीं रहता है तो उसको हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याओं को डिफाइन करता है। जेड हमारा दे रहा है वो पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है। जेड हमारा दे रहा है ये पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है। पूर्णांकों का समुच्चय हम कह सकते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद क्यू दे रहा है हमारा, क्यू हमारा दे रहा है परिमेय नंबर, परिमेय संख्याएं, क्वांटेनरी नंबर उसको हम बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। आप जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है, पिछले कक्षाओं में आपको बताया जा चुका होगा। आर हमारा दे रहा है वो रियल नंबर होता है, अर्थात वास्तविक संख्या उसको हम कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। उसके बाद दे रहा है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब ऊपर आपको केवल जेड से दर्शाया गया है। जेड को हम कह रहे हैं पूर्णांक वाली संख्या, पूर्णांकों का समुच्चय। जेड प्लस का कुछ और मतलब होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड प्लस मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद आपका आ रहा है क्यू प्लस। आप देखे होंगे पीछे क्यू प्लस, ऊपर आप देख रहे हैं कि क्यू दिया है। क्यू को हम नाम दे रहे हैं परिमेय संख्या। क्यू प्लस को दी, अभी बोलिए। क्यू प्लस को हम कहते हैं धन परिमेय संख्याएं, धन परिमेय संख्याएं, ठीक, या धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय हम कह सकते हैं। उसके बाद धन आर प्लस को हम कहते हैं धन, जैसे आर ऊपर दे रहा है वास्तविक संख्याओं, या तो आप ऐसे पूरा लिखते चलिए, इसको हम लिख सकते हैं धन वास्तविक
संख्याओं का समुच्चय। ये चीजें हम सभी के लिए रख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय हम कर देते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। केवल इसमें हमें बढ़ा देना है का समुच्चय, आपको समझने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये आपको समझने में इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और सबसे जरूरी होता है ये चीजें आपको जानना होगा कि ये संख्या है क्या। पिछले कक्षाओं में आपको बता दी गई होंगी कि ये संख्या है क्या, उन संख्याओं को जानना होगा। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमारा होती क्या है उनको जानना जरूरी है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। आगे जब इस तरह के समुच्चय के सवालों को हल करेंगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उसमें आपको इनकी आवश्यकता बहुत आगे पड़ सकती है। फिर आगे आपका एक नोटेशन दे रहा है, ये दे रहा है, ये संकेत दर्शाता है अवयव है। अगर इस तरह का संकेत हम कहीं किताब में देखते हैं तो ये दर्शाता है अवयव है, या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं बिलोंग टू। उसी तरह अगर यही संकेत हम बना के ऐसे क्रॉस कर दे, काट दें, तो ये हमारा दर्शाता है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। इन सब चीजों को ये व्यक्त करते हैं। अब सेट के इन सभी एग्जाम्पल्स के आधार पे आप इसके जो प्रश्नावली 1.1 होगा उसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, और नहीं तो कल फिर मैं अगला वीडियो प्रश्नावली 1.1 से शुरू करूंगा।